गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। सर। चलो देखिए, हम पढ़ रहे हैं विश्व में जल परिवहन मार्ग। जल परिवहन मार्गों में हमने पहला बिंदु पढ़ लिया। एक बार रिपीट कर लीजिए। पहला बिंदु हमने पढ़ा समुद्री परिवहन। समुद्री परिवहन, ठीक है। समुद्री परिवहन में हमने पढ़ा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आप अपने माइंड में तो रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए। कोई प्रश्न है पूछ लीजिए, 5 मिनट का समय है आपके पास। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग व्यस्तम है, भाई व्यस्तम है? जवाब दीजिए बेटा। व्यस्तम समुद्री मार्ग है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा समुद्री मार्ग हमने पढ़ा भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ठीक है। भूमध्य सागर को हिंद महासागर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग, ठीक है। किसके माध्यम से? स्वेज नहर के माध्यम से, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा मार्ग आपने पढ़ा उत्तमासा अंतरिक्ष, ठीक है। यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, इधर से इधर और इधर से इधर जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। इसके बाद हमने पढ़ा उत्तरी प्रशांत में कौन से? एक साइड है एशिया और एक साइड है अमेरिका का। कौन सी अमेरिका? उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग। फिर आपके आया दक्षिणी प्रशांत। दक्षिणी प्रशांत में एक साइड तो है आपके दक्षिणी अमेरिका और एक साइड है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन व्यापार की कोई विशेषता नहीं। इस कारण से पनामा नहर के माध्यम से, पहले तो किसके माध्यम से जुड़ता था बेटा? ये उत्तमासा के माध्यम से जुड़ता था। किसके माध्यम से? उत्तमासा। जैसे आपके यूरोप से आया भाग, कहाँ आया? अफ्रीका की साइड में। फिर अफ्रीका से ये भाग आया दक्षिणी अफ्रीका। फिर ये भाग कहाँ आया? अमेरिका के भाग में, ठीक है। फिर कहा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के भाग में। ये पहले मार्ग ऐसे जुड़ रहा था। पहले यूरोप से ये भाग अफ्रीका और इसके बाद अमेरिका, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अमेरिका से फिर इधर आपके होनोलुलु, इधर आपके होनोलुलु से फिर आपके पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और एशिया। ये पहले यूं जुड़ता था। आजकल क्या है कि पनामा हो गई तो ये सीधा का सीधा ही कहाँ जा रहा है? इस पनामा के माध्यम से सीधा जा रहा है, ये दूरी बच गई, ठीक है। तो ये स्थिति आपके दक्षिणी प्रशांत ऑस्ट्रेलिया मार्ग, दक्षिणी प्रशांत जो समुद्री मार्ग है उसमें अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के भाग है वो जुड़ते हैं। ये आपके समुद्री मार्ग थे। बताइए समझ में आई मेरी बात? 1 मिनट का समय है, फिर हम आज तटीय नौ परिवहन पढ़ेंगे। तो बताइए कि कोई प्रश्न आपको इससे करना है? निकिता, रश्मि परसोया, नंदनी, खुशबू, मीणा,
पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया कि बेटा? अच्छी तरह। Yes, sir. दीक्षा, राहुल गुजर, यस सर। आ गया बेटा समझ में? लक्ष्मी सैनी, अमित, मोहित सिंह, सर। अमित यादव, ये तो 3-4 बेटे के एक साथ? 3? यस सर। तीनों हो गया? हाँ सर, यस सर। मोहित सिंह बेटा अपना नाम ही रहने दो। मोहित सिंह समझ में आया बेटा? संजय सिंह, अंकित शर्मा, मोनिका, साहिल, अदिति। Yes, sir. अदिति आ गया क्या समझ में बेटा? Yes, sir. अब मैं सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके 4 नंबर का प्रश्न आने की संभावना है। पहले रेल मार्ग से, फिर समुद्री मार्ग से। 4 नंबर का प्रश्न है और 4 नंबर के प्रश्न के लिए आपको सबसे ज्यादा माइंड लगाना है। वो कहाँ लगाना है? हमारे मानचित्र के लिए। किसके लिए लगाना भाई? मानचित्र के लिए। समझ में आई मेरी बात? किसके लिए लगाना है? मानचित्र के लिए। मानचित्र अगर अच्छी तरह समझ में आ गया तो निश्चित तौर पर आपको ये सारे मार्ग बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। यही नहीं, रेल मार्ग भी आपको याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जल परिवहन मार्गों के अंतर्गत नहरी मार्ग के। जल परिवहन मार्ग के अंतर्गत हम बात करते हैं नहरी मार्ग की। नहरी मार्ग जो है उसमें हमारे कोर्स के अंतर्गत 2 प्रमुख नहरें हैं। कितनी है भाई? 2 प्रमुख नहरें हैं। 2 प्रमुख नहरों में एक तो आपके है स्वेज नहर। एक मिनट भाई, सिंक निकल रही है। एक तो कौन सी है? स्वेज नहर है। और एक आपके कोर्स में है पनामा नहर। Panama. 2 नहरें हैं बेटा। इन 2 नहरों से प्रश्न जो है तुलनात्मक प्रश्न आता है। इन दोनों से तुलना भी करवा सकता है। क्या करवा सकता है? तुलना भी करवा सकता है, या एक एक के बारे में आपसे पूछ भी सकता है। एक एक के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो एक बार मैं एक एक पढ़ा रहा हूं, फिर इनमें तुलना भी कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले तुलनात्मक तरीके से हम पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ा देता हूँ, फिर इसको पढ़ा देता हूँ। ठीक है? एक साथ ही काम हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। सबसे प्रथम कार्य तो आपका है कि दोनों ही नहरों की लोकेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि मानचित्र में कई बार आपको क्या पूछता है? प्रश्न पूछ लेता है कि स्वेज नहर या पनामा नहर की लोकेशन को आप दर्शाइए। ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इधर वाले में स्वेज नहर की लोकेशन बता रहा हूँ। ठीक है? फिर उधर आपको पनामा की लोकेशन बताऊंगा। दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सामने थोड़ी बनाने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, ये इधर वाला जो भाग है ये हमारा इंडिया। इंडिया से आप जानते हो भाई हमारी जिस लोकेशन की ये बात कर रहे हैं वो लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है? इंडिया के नीचे बेटा ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर।
कल भी मैंने स्वेज की लोकेशन की बात की थी कल, है ना। यह आपका कौन सा अरब प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, इधर आपका अफ्रीका, अफ्रीका का ये वाला जो देश है वो है मिस्र। अफ्रीका भी यहाँ से विक्टोरिया झील से एक नदी जाती है जो उत्तर सूडान होते हुए, और यह नदी आपके कहाँ गिर जाती है, भूमध्य सागर में। ठीक है, अब इस स्वेज नहर की लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर मिस्र के उत्तर पूर्व में। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, यहाँ बेटा आपका अरब प्रायद्वीप है, इधर एक प्रायद्वीप और है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप के साथ एक प्रायद्वीप और है, वो कौन सा है, सिनाई प्रायद्वीप। कौन सा, सिनाई प्रायद्वीप। और इधर आपके है मिस्र, क्या है, ये मिस्र। ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप और मिस्र के बीच, ठीक है, यू लोकेशन है। जैसे ये आपका ये भाग है वो मिस्र का है, और ये भाग आपके लाल सागर का है। ये लाल सागर है और ये मिस्र है, और ये आपका अफ्रीका, ये मिस्र है, ये सिनाई प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप और मिस्र के बीच में लाल सागर में एक जगह है जिसका नाम है पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज यानी स्वेज पतन। और आपके भूमध्य सागर में एक पतन है जिसका नाम है पोर्ट शहीद। कौन सा बेटा, पोर्ट शहीद। तो आपको पूछ ले कि स्वेज के पतनों के नाम, तो स्वेज पे दो पतन प्रमुख है, एक तो पोर्ट शहीद। पोर्ट शहीद तो कहां पर है, भूमध्य सागर में। कहां पर है, भूमध्य सागर में। और पोर्ट स्वेज कहाँ है, पोर्ट स्वेज है आपके लाल सागर में। दोनों को काट करके कौन सी नहर बनाई गई है, आपकी स्वेज नहर बनाई गई है। कौन सी नहर बनाई गई है बेटा, स्वेज नहर बनाई गई है। अब आप देखो इधर, आपको विश्व में पूछ लिया भाई स्वेज नहर की लोकेशन बताइए, तो मानचित्र तो पता ही है, अफ्रीका की लोकेशन पता है, आपको लाल सागर की लोकेशन पता है। तो यहाँ देखिए, ये इधर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में आप इस प्रकार से एक इंडिकेशन करोगे, और यहाँ क्या लिख दोगे, स्वेज नहर। क्या लिख दोगे बेटा, स्वेज नहर। तो बताइए स्वेज नहर की लोकेशन आपको पता लगी कि नहीं लगी, बताइए भाई। यस सर। स्वेज नहर की लोकेशन भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। अब हम पनामा की लोकेशन भी देख लेते हैं। भाई आप बताइए, साथ साथ पढ़ना पसंद करोगे या अलग अलग, साथ 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 तुलनात्मक, तुलनात्मक जब अध्ययन होता है तो हमें अच्छी तरह वो चीज याद हो जाती है। तो हम अब बात कर रहे हैं किसकी, पनामा की। नामा पनामा की लोकेशन की बात करूं मैं, तो इधर ध्यान देना मानचित्र की ओर। ये तो है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। इधर है आपके उत्तरी अमेरिका, लेकिन उत्तरी अमेरिका से पहले यू बना हुआ है, ये भाग आगे जाके यू बना हुआ है। इसमें जो सबसे नीचे वाला भाग है ये है बेटा पनामा देश। कौन सा, पनामा। कौन सा देश है, पनामा देश। कौन सा, पनामा। पनामा। इस पनामा, अब आज
ये पनामा है, इधर कोस्टा रिका है, निकारागुआ है। अब एक निकारागुआ में नहर निकलेगी, है पनामा की जो है भार को कम करेगी, ठीक है, महत्व को भी कम करेगी। तो यहाँ पे ये जो पनामा है, इस पनामा के इधर देखें तो बेटा ये वाला भाग है, ये आपका कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर कौन सा सागर है? कैरिबियन सागर। और ये कैरिबियन सागर, आप कंफ्यूज हो रहे हो साहब, सर तो बता रहे कैरिबियन सागर, और यहाँ तो हमारे क्या था, अटलांटिक महासागर। तो बेटा यहाँ पे अटलांटिक महासागर ही है, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये जो कैरिबियन द्वीप समूह है, तो ये जो पार्ट है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के और मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण वाला, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कैरिबियन सागर के नाम से जानते हैं। हालांकि पार्ट तो किसका है? अटलांटिक महासागर का ही है, लेकिन अलग से क्या है, एक सागरीय क्षेत्र है, इस कारण से हम यहाँ अलग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर कौन सा सागर बेटा? कैरिबियन सागर। कौन सा? कैरिबियन सागर। वो पनामा नहर है, वो कैरिबियन सागर। और इधर कौन सा है? प्रशांत महासागर। एक तो कौन सा है बेटा? कैरिबियन सागर, और दूसरी साइड कौन सा है? प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर को जोड़ने वाली प्रमुख नहर है। कौन सी? पनामा नहर। पनामा। ठीक है। अब इसमें जैसे हमने पतन देखे हैं, इसमें पतन देखे तो आपके कैरिबियन सागर की तरफ यहाँ पे पतन है जिसका नाम है, याद कर लेना, कोलोन। कौन सा पतन है? कोलोन। और प्रशांत महासागर की तरफ पतन है, वो कौन सा है? क्या नाम है? पनामा। प्रशांत महासागर की जो तरफ पतन है वो कौन सा है? पनामा। और कैरिबियन सागर की तरफ जो पतन है वो कौन सा है? कोलोन। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? प्रशांत महासागरीय पतन कौन सा है भाई? प्रशांत महासागरीय पतन कौन सा है? पनामा। और अटलांटिक महासागर पर पतन कौन सा है? कोलोन। कोलोन। प्रशांत महासागरीय पतन पनामा को किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागरीय पतन है कोलोन से जोड़ता है। बताइए, ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, तो एक बार रिपीट करेंगे कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको अलग करती है? तो यह सिनाई प्रायद्वीप है, उसको मिस्र से अलग करती है। सिनाई प्रायद्वीप जो जुड़ा हुआ था, ये मिस्र के बिल्कुल पास में सिनाई प्रायद्वीप है। अब यहाँ पे ये नहर बन गई, सिनाई प्रायद्वीप अलग हो गया और मिस्र क्या हो गया? अलग हो गया। सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र से क्या करती है? अलग करती है। ये किसको जोड़ती है? ये अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है भाई? प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको अलग करती है? तो प्रशांत के मध्य से गुजरती है, तो प्रशांत के भाग को क्या करती है? अलग करती है। तो ये बात ध्यान रखना। कितना समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बिंदु लेते हैं, निर्माण। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, इससे लेते हैं कि ये तो हमने बात की किसकी? स्थिति की। इसकी स्थिति पनामा की और आपके किसकी? स्वेज की स्थिति। अब दूसरा पॉइंट है, निर्माण की बात करते हैं। निर्माण देखो, अलेक्जेंड्रिया मिस्र में एक जगह है, वहां पर जो राजदूत बताते हैं, वैसे इंजीनियर थे, नाम है फ्रांसीसी इंजीनियर थे, याद करना, नाम है फर्डिनेंड डी लेसेप्स। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। साफ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट अपने पास है, जितना जल्दी हो जाए
मैं नाम बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर। Yes, sir. फर्डिनेंड डी लेसेप्स, फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने, सुनते जाओ आप, नोट करते जाओ, 1859 में योजना बनाई, 1859 में योजना बनाई और नहर का काम प्रारंभ किया। इनके दिशा निर्देशन में काम आरंभ हुआ और 1869 में काम पूरा हो गया। 1869 में काम क्या हो गया? पूरा हो गया। यह नहर थी, वो राष्ट्रीयकृत नहर नहीं हो पाई। राष्ट्रीयकरण नहर का 1956 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? मिस्र के द्वारा किया गया, जिसको स्वीकृति 1967 में मिली। किसके द्वारा मिली? यूएनओ के द्वारा मिली। याद कर लेना, फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने 1859 में 1859 में नहर का काम आरंभ करवाया। 1869 में काम पूरा हो गया। राष्ट्रीयकरण इस नहर का 1956 में हुआ और यूएनओ ने 1967 में इसको क्या दी? सहमति प्रदान कर दी। इसकी बात करें तो 1874 में इन्हीं विद्वान, क्या नाम है, फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इस नहर के काम की रूपरेखा रखी, काम आरंभ कर दिया। लेकिन इस समय यहाँ पर महामारी, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, कई लोग मरे, तो इनको काम क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। अब यही काम 1904 में अमेरिका के सानिध्य में, अमेरिका का मतलब यूएसए के सानिध्य में, यूएसए ने क्या किया? इसके दोनों तरफ की 8 किलोमीटर की जमीन खरीद ली, पूरी खरीद ली। और जमीन खरीदने के बाद अमेरिका ने क्या किया? 1904 में डॉक्टर गोइथोल्स या डब्ल्यू गोइथोल्स के निर्देशन में काम आरंभ किया और 1914 में यह नहर बन करके क्या हो गई? तैयार हो गई। 1914 में यह नहर बन करके तैयार हो गई। लेकिन विडंबना देखिए कि यूएसए ने इस नहर को निर्मित किया तो 1885 ईयर्स तक, 1914 में बनी और 1 जनवरी 2000 तक, यानी 85 वर्षों तक यह नहर है वो किसके अधीन रही? संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन रही। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन रही। 1 जनवरी 2000 को इस नहर का कर दिया गया राष्ट्रीयकरण और यह नहर किसके अधीन आ गई? पनामा के अधीन आ गई। किसके अधीन आ गई? पनामा के अधीन आ गई। बात समझ में आई मेरे बेटा? समझ में आई क्या? देखो, अब कोई पूछ ले कि वर्तमान में आपकी स्वेज नहर किसके अधीन है? तो स्वेज नहर मिस्र के अधीन है और पनामा नहर पनामा देश के अधीन है। अधीनता का मतलब है कि इन नहरों पर जो टैक्स, जो कर लिया जाता है आयात निर्यात का या आगमन का, वह कर किसको मिलेगा? इन देशों को ही मिलेगा। स्वेज नहर पे कर की मात्रा बहुत ज्यादा है और इस कारण से बहुत सारे जहाज तो ऐसे हैं जिनको समय की कोई कमी नहीं, मान लो समय के कोई अभाव नहीं है किसी के पास, तो कई जहाज तो आज भी क्या करते हैं? उत्तमाशा से ही जाते हैं। बहुत सारे जहाज उत्तमाशा से ही जाते हैं। बताओ, इतना समझ में आया क्या भाई? निर्माण समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. अब हम बात करते हैं
नहर की लंबाई चौड़ाई की, हमारे पास में समय थोड़ा सा कम है तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से ये नहर आज भी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई की बात करें तो पहले तो नहर की परिदृश्य की बात करें, यह नहर है वो समतल है, जो नहर है उसका तल कैसा है, हम लंबाई लिख लीजिएगा, चौड़ाई और गहराई की बात करते हैं। मैं एनसीईआरटी के आधार पर लिखवा रहा हूं, लंबाई तो इसकी है 160 किलोमीटर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कई किताबें इसको 162 बोलती है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है 160 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई है 60 से, चौड़ाई है 60 से 300 मीटर और गहराई है 10 से 15 मीटर। गहराई कितनी है, 10 से 15 मीटर। और इसकी लंबाई है आपके आरबीएससी में तो 82 किलोमीटर थी बेटा, लेकिन इसमें आपके एनसीईआरटी क्या बता रही है, 72 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो एनसीईआरटी जो है उसके अकॉर्डिंग आपकी चौड़ाई लगभग, सर। हाँ बेटा, तो सर वो नहर तो एक ही है ना, तो लंबाई चौड़ाई का क्या मतलब है, और किताबों की तरफ से हो रहा है ये? क्या नहर तो एक ही है ना, अपन पढ़ रहे हैं जो, पर वो किताबों के अनुसार ही अलग कर दिए कि उसकी लंबाई चौड़ाई। किताबों के अनुसार, किताबों के अनुसार नहीं है, ये एनसीईआरटी अलग मान रही है, बस मानने की बात है। तो एनसीईआरटी, सर वो तो एक्चुअल क्या है, फिर उसकी एक्चुअल लंबाई चौड़ाई क्या है? एनसीईआरटी को ही मान्य मानेंगे बेटा, एनसीईआरटी एनसीईआरटी को ही मान्य मानेंगे। ओके, ओके सर। एनसीईआरटी ही हमें, अब मान लो कि अब आंसर करने वाले हो और आंसर में आप एनसीईआरटी में देखना, यहाँ पे आप पिछली आरबीएससी की किताब उठाना 162 मिलेगा और इसको उठाना 82 मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी 72 बता रही है, तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किताब अपनी नोटबुक चेक होगी, कॉफिया इसके अकॉर्डिंग चेक होगी। ठीक है ना, तो ये अपवादजनक काम है, अपवाद ही एक तरह से। ठीक है ना, तो हम एनसीईआरटी की ही बात मान रहे हैं। 62 किलोमीटर और 90 से आपके 365 मीटर, 90 से 300 और 365 मीटर, 90 से, सॉरी एक मिनट, इसको भी चेंज करना भाई, ये 360 है और ये 395 है, 90 से 395 और 60 से 360। ठीक है, और गहराई की बात करें तो गहराई में बेटा, इसमें गहराई 12 मीटर से लेके लगभग 26 मीटर तक है, अलग अलग। ठीक है, इसका तल समतल है, तल कैसा है, इसका तल है समतल। कौन सी का, इसका, तो इसका तल समतल है, तो यहां से आने वाली जो नदियां है वो अपनी गाद लाती है, गाद जानते हो ना, कीचड़, और वो गाद ला करके इसमें डाल देती है, तो यहाँ पे गाद की समस्या होती है। गाद की समस्या कौन से में, गाद की समस्या कौन से में होती है, स्वेज नहर, स्वेज नहर में। अब गाद की समस्या की स्थिति देखें, एक बार तो यह नहर बंदी हो गई थी, इस गाद की प्रॉब्लम से ये नहर बंद हो गई थी। फिर क्या किया गया भाई, जिसने राष्ट्रीयकरण किया है, जो इसके टैक्सेस वसूल रहा है, उसके द्वारा यह नहर क्या की गई, साफ की गई। क्या की गई, साफ की गई। लेकिन हाँ, साफ की गई मतलब गाद हटाया गया। क्या हटाया गया, इसके भी टैक्स लगते हैं क्या, नहर जाने के भी? क्या जो आप बोल रहे हो ना, नहर के जो टैक्स लगते हैं, वो उनके भी लगते हैं क्या टैक्स? किनके, नहर के आप बोल रहे थे ना अभी कि नहर के जो टैक्स लगते हैं वो लेते हैं, वो जिनको सफाई करवाए, तो नहर के भी टैक्स लगते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स तो लगेगा इसका। यहाँ से जो जहाज जाएगा, जो इस नहर का यूज करेगा, तो वो टैक्स तो देगा ना। अच्छा सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल देगा। अरे जो
ऐसा तो है नहीं कि भाई आप जा रहे हो, निर्माण तो करवाया, निर्माण के साथ साथ रख रखाव भी कर रहा है, ठीक है ना, हमें सुविधाएं प्रदान कर रहा है। कितनी किलोमीटर की दूरी हमारी कम हुई है, कितनी किलोमीटर की दूरी हमारी कम हुई है, तो टैक्स तो लगेगा ना, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, यहाँ क्या है बेटा, आपकी पर्वतमाला है कौन सी, बताइए फटाक से। राकीज। राकीज। और राकीज। दक्षिण में एंडीज। एंडीज। राकीज और एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में ही ये वाला भाग है। तो यहाँ पर जो इसका तल है वो उबड़ खाबड़ है। क्या है? उबड़ खाबड़ है। किसका? पनामा नहर का। किसका? पनामा नहर। पनामा नहर का तल क्या है? उबड़ खाबड़ है। ठीक है। किशन से नहीं क्या बोल रहा है? कुछ ही नहीं बोल रहा सर। क्या मैसेज लिख रहा है बस? क्या सर ये अलग अलग मैसेज कर रहे हैं मेरे पास, मैं बोल रहा हूँ बस कर जाओ अब तुम। मैसेज बंद कर दिया मैंने। देखो यहाँ क्या है कि जो यह नहर है, यहाँ पर क्या बनाए गए हैं? लिफ्ट बनाई हुई है। क्या बनाई गई है? लिफ्ट बनाई गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जलबंधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलबंधक। तो इसका तल तो सपाट है और इसका तल है वो कैसा है? इसका तल है आपका उबड़ खाबड़। तो यह बनाए गए जलबंधक। कितने जलबंधक बनाए गए? 6 लिफ्टें बनाई गई है। कितने जलबंधक कितने बनाए गए? 6। याद रखना, पनामा नहर पर कितने जलबंधक बनाए गए हैं? तो 6 जलबंधक पनामा नहर पर बनाए गए हैं और 3 लॉक्स बनाए गए हैं। 3 लॉक्स, 3 लॉक्स बनाए गए हैं। अब 3 लॉक्स कैसे बने हैं? देखो ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे बना रहा हूं मैप ऐसे। यह आपका दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे पनामा इस प्रकार से बना रहा हूं। इसके बीच में पनामा है, ये अटलांटिक आ गया, ठीक है, और ये आपका आ गया प्रशांत।